नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आप सभी को पता है हमारी तैयारी चली हुई है हिंदी विषय से संबंधित परीक्षाओं के लिए। हम कर रहे हैं DSSB हो रही है MRS को टारगेट बनाते हुए हिंदी के संपूर्ण पाठ्यक्रम के आधार पर हिंदी की तैयारी। तो हिंदी के संपूर्ण पाठ्यक्रम के आधार पर कहने का मेरा मतलब ये है कि हम हिंदी में आने वाले जितने भी टॉपिक हैं, परीक्षा में जितने भी टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं, उनको हमने अलग अलग पार्टों में डिवाइड किया हुआ है और एक एक टॉपिक को लेते हुए हम चल रहे हैं। हमारा एक तरफ हिंदी साहित्य का इतिहास चल रहा है, तो भाषा विज्ञान भी कर रहे हैं और हिंदी व्याकरण को भी कर रहे हैं। साथ साथ जो टॉपिक हमारा कंप्लीट हो रहा है, हम उसके प्रश्न उत्तर भी साथ साथ कर रहे हैं और पिछले सालों के प्रश्न पत्र भी हम देख रहे हैं। और साथ ही हम विविध के अंतर्गत जैसे साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्यकारों के उपनाम, हिंदी में प्रथम, इस तरह के टॉपिक को भी हम साथ साथ कर रहे हैं। इस तरह हम अपने हिंदी के संपूर्ण पाठ्यक्रम को एक साथ कर रहे हैं। ये क्लासेस हमारी उन सभी विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है जो किसी भी परीक्षा की तैयारी हिंदी विषय से कर रहे हो, चाहे NTA NET हो या फिर किसी भी स्टेट की TGT PGT संबंधी हिंदी की परीक्षाओं के लिए। और एक बात और मैं आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ, अब तैयारी करने का बिल्कुल सीरियस टाइम है और बिल्कुल सीरियस होकर तैयारी पे लग जाओ, क्योंकि एग्ज़ाम अभी आने वाले हैं। EMRS की वैकेंसियाँ फिल हो चुकी हैं और 1-1.5 या 2 महीने के अंदर आपको एग्ज़ाम देखने को मिलेगा। इसी तरह DSSB की वैकेंसियाँ कभी भी आ सकती है और 2 से 2.5 महीने का समय आपको DSSB के लिए भी मिलेगा। इसलिए बिल्कुल सीरियस होकर तैयारी करो। और जिन बच्चों की तैयारी पहले हो चुकी है, हमारी ये क्लासेस उनको रिवीजन करने में सहायक होगी। एक साथ आप बिल्कुल रिवाइज़ नहीं कर पाओगे किसी भी चीज़ को, ये सोचे एक बार सिलेबस कंप्लीट कर ले फिर रिवाइज़ कर लेंगे, नहीं, ऐसे रिवीजन होता ही नहीं। इतने महान नहीं होते हम कि साथ साथ हम रिवीजन कर ले। लेकिन इन हमारी संपूर्ण पाठ्यक्रम की वीडियो के माध्यम से हम हर एक टॉपिक को पीछे पीछे रिवाइज़ करते हुए चलेंगे। जिस भी संस्थान से आप जुड़े हो या फिर सेल्फ स्टडी कर रहे हो, जिस भी बुक को आधार बनाकर आप तैयारी कर रहे हो, एक एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ो और साथ साथ हमारी संपूर्ण हिंदी के पाठ्यक्रम की रिवीजन क्लास को लो। ये क्लासेस हमारी उन्हीं बच्चों के लिए हैं जो हिंदी विषय से तैयारी करके अपने आगे में भविष्य बनाना चाहते हैं। जो बच्चा सीरियस है वे हमारी क्लास को ज़रूर लाभ उठाते होंगे, क्योंकि हमारी जो क्लास हो रही है वह संपूर्ण पाठ्यक्रम को आधार बनाकर हम आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। तो एक बार जो बच्चा जिस भी फ्लो में अपनी तैयारी कर रहा है, हमारी क्लासों के माध्यम से उनकी अच्छे से रिवीजन होती चली जा रही है। मैं सिर्फ उन्हीं पॉइंटों पर, उन्हीं तथ्यों पर फोकस कर रही हूँ जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। आज हम करेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास टॉपिक। तो हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत हम आदिकाल को पढ़ रहे थे। आदिकालीन साहित्य में हम पढ़ रहे हैं रासो साहित्य। रासो साहित्य के अंतर्गत हमने पृथ्वीराज रासो को पढ़ा, बिचल देव रासो को पढ़ा, फिर परमाल रासो को पढ़ा। इस प्रकार हमने उन महत्वपूर्ण तथ्यों को पढ़े इनके अंतर्गत जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। और आज करेंगे हम खुमान रासो, क्योंकि खुमान रासो, हमीर रासो, इस तरह जितने भी रासो ग्रंथ है इससे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। और डायरेक्ट ये भी पूछ लिया जाता है ये रासो ग्रंथ किस लेखक द्वारा लिखा गया या ये लेखक किसके दरबार में रहता था। तो इस तरह के प्रश्न बनते हैं। थोड़ा सा डीप नॉलेज लेते हुए हम कर रहे हैं अपनी क्लास को। जैसे खुमान रासो आपने पढ़ा होगा, हिस्ट्री में भी आया होगा, आपने देखा होगा खुमान रासो। खुमान 3 हुए हैं, प्रथम खुमान, द्वितीय खुमान और तृतीय खुमान। तो ये जो रासो ग्रंथ लिखा गया है ये द्वितीय खुमान के काव्य को आधार बनाकर लिखा गया है कि इनकी काव्य रचना की गई है। द्वितीय खुमान की जो
लेखक ने वर्णन किया है वो द्वितीय खुमान का वर्णन किया है। तो इसके जो लेखक हुए हैं वे दलपति विजय, खुमान रासों के लेखक दलपति विजय, जो कि 9वीं शताब्दी के लेखक माने जाते हैं शुक्ल के अनुसार। ये पूछ लेंगे कि शुक्ल के अनुसार खुमान रासों के लेखक कौन रहे हैं, तो दलपति विजय। लेकिन मोतीलाल मेहनारिया जो कि एक राजस्थानी साहित्यकार हुए हैं, उनके अनुसार 17वीं शताब्दी के कवि है खुमान रासो। शुक्ल के अनुसार 9वीं शताब्दी, मोतीलाल मेहनारिया के अनुसार 17वीं शताब्दी के कवि रहे हैं। रही बात इसकी रस की, तो वीर रस की प्रधानता है। और छंदों की बात करें तो 5000 इसमें छंद है। द्वितीय खुमान की वीरता का वर्णन किया गया है, तो इसमें वीर रस की प्रधानता है और अत्यधिक छंदों का भी इसमें वर्णन है, यानी कि 5000 छंदों का प्रयोग इसमें किया गया है इस खुमान रासों में। इस तरह जिसमें जैसे रस, छंद, भाषा और अलंकार, और जैसे कि मुख्य ये जो पॉइंट है, नायक, नायिका, जन्म, लेखक का नाम, सन, ये तो बिल्कुल हर एक ग्रंथ का इम्पोर्टेंट ही है, वो हमें देखते हुए चलना है। नायक की बात करें, खुमान द्वितीय, मैंने बताया था द्वितीय खुमान का के वीरता का वर्णन है, युद्धों का वर्णन है। इसमें द्वितीय खुमान कहाँ के राजा थे? मेवाड़ के। और इन्होंने इस ग्रंथ में बगदाद के खलीफा अलमामू एवं चित्तौड़ के राजा खुमान द्वितीय के मध्य युद्ध का वर्णन किया गया है। किस किस के मध्य वर्णन है? एक तो बगदाद के खलीफा अलमामू और चित्तौड़ के राजा खुमान द्वितीय के मध्य युद्ध का वर्णन किया गया है। शुक्ल ने खुमान का शासन 1869 विक्रमी संवत से 1893 विक्रमी संवत तक माना है। आचार्य शुक्ल ने जो खुमान का शासन है वो कब तक माना? 1869 से 1893 विक्रमी संवत तक माना है। वैसे तो जैसे हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे तो द्वितीय खुमान का समय 1870 से विक्रमी संवत से लेकर 1890 माना गया है। लेकिन हमें हिस्ट्री से कोई लेना देना नहीं है, हिस्ट्री के अकॉर्डिंग हमें चीज़ें नहीं पढ़नी, हमें सिर्फ अपने साहित्य को देखते हुए करना है। क्योंकि शुक्ल ने माना है, एक हमारे जो हिंदी साहित्यकार हुए हैं शुक्ल, उन्होंने इसका शासनकाल इतना माना है। तो ये पूछा भी जा सकता है एग्जाम में कि शुक्ल ने खुमान द्वितीय का शासनकाल कब तक से कब तक माना है। ये हिस्ट्री का क्वेश्चन नहीं होगा, हिस्ट्री के अकॉर्डिंग ये होगा। लेकिन जब हम हिंदी साहित्य में आएंगे तो हमारा ये प्रश्न पूछ लिया जाएगा। तो इसलिए हर एक चीज़ को एक दूसरे से रिलेट करते हुए बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है आप लोगों को, जो ताकि परीक्षा में याद रहे और गलत होने की संभावना ना हो। जिन बच्चों ने कहीं ना कहीं हिस्ट्री में पढ़ा होगा तो उसके माइंड में ये क्लिक करेगा, लेकिन जब अगर हिंदी में ये क्वेश्चन आएगा साहित्य में तो इसका आंसर ये माना जाएगा। आगे समझ। नेक्स्ट पॉइंट, शिव सिंह सेंगर ने इसे दलपति विजय की रचना न मानकर किसी अज्ञात कवि की, जैसे कि नाभा भट्ट। शिव सिंह सेंगर ने दलपति विजय की रचना न मानकर खुमान रासों को शिव सिंह सेंगर ने दलपति विजय की रचना न मानकर एक अज्ञात कवि हुए हैं नाभा भट्ट की रचना माना है। वैसे अगर पूछ लिया जाए तो खुमान रासों के रचनाकार कौन है तो दलपति विजय। लेकिन अगर नाम देकर किसी विद्वान का नाम देकर पूछ लिया जाए शिव सिंह सेंगर के अनुसार खुमान रासों के रचनाकार बताओ तो क्या हो जाएगा? नाभा भट्ट, जो कि एक अज्ञात कवि रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इस रचना की प्रतियां आज भी पूना संग्रहालय में सुरक्षित है। जैसे कि हमारी पृथ्वीराज रासों की जो प्रतियां वे भी पूना संग्रहालय में सुरक्षित है कुछ प्रतियां, लेकिन ये जो खुमान रासों की भी पूना संग्रहालय में सुरक्षित है। नेक्स्ट पॉइंट, बस भाई इतना ही है इसका। खुमान रासों से संबंधित यही मुख्य पॉइंट रहे हैं। कौन कौन से? लेखक, शिव सिंह सेंगर के अनुसार लेखक,
सन किस किस के बीच मध्य युद्ध हुआ, रस और छंद। बस यही मुख्य मुख्य पॉइंट इसमें बने हैं खुमान रासों में। इसके बाद हम करेंगे हम्मीर रासों। हम्मीर रासों के लेखक कौन रहे हैं? हम्मीर रासों के लेखक सारंगधर रहे हैं। और बात करें इनकी भाषा की तो एक परमाल रासो और एक हम्मीर रासो, ये दोनों रासो ग्रंथ अपभ्रंश भाषा में लिखे गए होगा। इसमें भाषा इनकी अपभ्रंश है। और लेकिन हम्मीर रासों का कहीं भी उनका मूल नहीं प्राप्त हुआ है, मूल रूप से यह ग्रंथ प्राप्त नहीं हुआ है, परंतु इसमें 4 कवियों की, विद्याधर, सारंगधर, बब्बर और जज्जल की रचनाओं का जो संकलन है वो प्राकृत पेंगलम में पाया गया है। प्राकृत पेंगलम में ही हम्मीर रासों के कुछ काव्य खंड प्राप्त हुए हैं, संकलित किए गए हैं प्राकृत पेंगलम में। और ये प्राकृत पेंगलम क्या है? ये 4 लेखकों की काव्य का जो संग्रह है वो किया गया है। किस किस का? सारंगधर, बब्बर, जज्जल और लक्ष्मीधर का, नहीं विद्याधर का। सारंगधर, बब्बर, जज्जल और विद्याधर की जो प्राकृत पेंगलम है इनका रचनाओं का संकलन प्राकृत पेंगलम में किया है। और हम्मीर रासों के कुछ छंद भी प्राकृत पेंगलम में प्राप्त हुए हैं। ये जो प्राकृत पेंगलम है ये रचना मानी गई है लक्ष्मीधर की। नेक्स्ट है शुक्ल के अनुसार हम्मीर रासो अपभ्रंश का सबसे अंतिम ग्रंथ माना गया है। अपभ्रंश भाषा का सबसे अंतिम यानी कि अपभ्रंश की समाप्ति ही इस ग्रंथ से मानी गई है। एक बार ये पॉइंट देख लेते हैं भाई। हम्मीर रासो लेखक कौन बताया था? सारंगधर। और जब इनका रचना समय पूछा जाए तो 1357 से 57 ईस्वी, और अगर विक्रमी संवत में पूछ लिया जाए तो 1414 ईस्वी। नेक्स्ट, इस काव्य में कुछ छंद, इस रचना का मूल ग्रंथ अभी प्राप्त नहीं हुआ है। प्राकृत पेंगलम में विद्याधर, सारंगधर, बब्बर, जज्जल इन 4 कवियों की रचनाओं का संकलन इसमें प्राकृत पेंगलम में प्राप्त है। शुक्ल ने हम्मीर रासों से अपभ्रंश रचनाओं की समाप्ति मानी है। शुक्ल ने किससे समाप्ति मानी है? अपभ्रंश भाषा रचनाओं, अपभ्रंश से इसकी समाप्ति मानी है। अपभ्रंश की रचनाओं की समाप्ति मानी है शुक्ल ने। तो एक पॉइंट और ध्यान आ रहा है भाई, जैसे कि हम्मीर है, ये हम्मीर जो रासो ग्रंथ है, हम्मीर जो ये शब्द है, ये पॉइंट रह गया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, नहीं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नहीं, सॉरी भाई, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। शुक्ल का ही अधिक नाम आता है मुंह पर, क्योंकि अधिकतर कोटेशन शुक्ल के अनुसार ही होती है ना, इम्पोर्टेंट। हजारी प्रसाद द्विवेदी और शुक्ल दोनों ही एक बिल्कुल इम्पोर्टेंट साहित्यकार रहे हैं। इन्होंने बहुत सारे अपने तर्क दिए हैं साहित्य इतिहास के अंतर्गत। तो अधिकतर चीज़ें इन्हीं दोनों के अकॉर्डिंग रहती है, और परीक्षा में भी इन्हीं के ज़्यादा पूछने की संभावना होती है। जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो ये हम्मीर जो शब्द हैं, हम्मीर शब्द एक अमीर का बिगड़ा हुआ रूप माना है। अमीर, जो ये हम्मीर रासो ग्रंथ लिखा गया, इनका जो नाम रखने का आधार है, ये अमीर का से ही हम्मीर बना है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि अमीर शब्द से ही हम्मीर बना है, इसलिए इनका नाम हम्मीर रासो हो गया। क्योंकि अमीरों की जो अमीर लोग थे, उनका वर्णन इस रचनाओं में है, तो अमीर से हम्मीर बन गया, इसलिए इनका नाम हम्मीर रासो रखा गया। तो परीक्षा में इस तरह प्रश्न बन सकता है कि हम्मीर जो शब्द है, किस रचना में एक पात्र का नाम न होकर उसकी विशेषण
विशेषण के नाम के आधार पर रचना का नाम रखा गया है तो वो हो जाएगा हमीर रसो, क्योंकि हमीर से बना है ये हमीर। हमीर एक विशेषण है और ये अमीर एक पात्र का नाम नहीं है कि हमें पढ़ने से ऐसा लगेगा कि अमीर हमीर, तो हमीर हमें लगेगा कि ये एक पात्र का नाम है, लेकिन ये पात्र का नाम न होकर अमीर विशेषण शब्द से निकलकर बना है हमीर। तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार इन्होंने ये बात कही गई थी। किसी भी तरह परीक्षा में अगर प्रश्न पूछ लिया जाए घुमा फिरा के तो आपको समझ जाना है। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे जो पढ़ाए हुए तथ्य आपको समझ आ रहे होंगे और आपके लिए उपयोगी और लाभदायक सिद्ध होंगे। इसलिए कंटिन्यू क्लास को रखते हुए थोड़े से एक दो रासो ग्रंथों को और देख लेते हैं, उनके रचनाकार, उनके सन जो परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। फिर हमारा रासो ग्रंथ की समाप्ति हो जाएगी। फिर आगे हम करेंगे जैन साहित्य इसके बाद। तो देख लेते हैं थोड़ा सा और आगे परमाल रासो। एक दो रचनाएं और देख लेते हैं भाई, जो कि एग्जाम में पूछी जाती है, जैसे कि विजयपाल रासो। विजयपाल रासो नरसिंह भट्ट। नरसिंह विजयपाल रासो किन की रचना है? नरसिंह की है, जो कि 16वीं शताब्दी के कवि रहे हैं। और मिश्र बंधुओं के अनुसार इनका रचना काल पूछ लिया जाए तो 1298। एक सेकेंड। मिश्र बंधुओं के अनुसार इनका रचना काल 1298 ईस्वी। और वैसे इनका समय पूछ लिया जाए तो 16वीं शताब्दी की रचना है। भाषा की बात करें तो इनकी भाषा अपभ्रंश है। एक हमीर रासो की भाषा और एक विजयपाल रासो की भाषा। इन दोनों रासो ग्रंथों की भाषा अपभ्रंश होने के कारण इन्हें रासो ग्रंथों में नहीं रखा गया, इसलिए क्योंकि इनकी भाषा अपभ्रंश भाषा है। इसलिए मुख्य रूप से अगर मुख्य रासो ग्रंथों की बात करें तो पृथ्वीराज रासो, विशल देव रासो, परमाल रासो और कुमार रासो, ये चार ही हमारे मुख्य रासो ग्रंथ है। और विजयपाल रासो और हमीर रासो की भाषा अपभ्रंश होने के कारण इनको रासो ग्रंथों में नहीं रखा गया। इनके अलावा और दो तीन मुख्य रचनाएं हैं जो एग्जाम में कई बार पूछ ली जाती हैं, जैसे कि जयचंद प्रकाश भट्ट केदार की रचना है, जो कि एक प्रबंध काव्य है। जयमयंक चंद्रिका मधुकर की है, जो कि एक प्रबंध काव्य है। और रणमलछन श्रीधर की है, जो कि जिनकी भाषा डिंगल रही है और प्रीति है। ये तीन रचनाएं भी कई बार क्या अधिकतर परीक्षाओं में आई हुई है, वेरी इंपॉर्टेंट है तीनों की तीनों रचनाएं। और जो भी मैंने पीछे कराया, पृथ्वीराज रासो, विशल देव रासो, परमाल रासो, कुमार रासो, विजयपाल रासो, हमीर रासो और जयमयंक चंद्रिका, जयचंद प्रकाश और रणमलछन, ये सभी रचनाएं परीक्षा में कहीं ना कहीं आप किसी भी परीक्षा को उठाकर देख लेना, कहीं ना कहीं इन्हीं में से प्रश्न पूछे जाएंगे। और मैं आपको गारंटी के साथ कहती हूँ कि जो पॉइंट मैं बिल्कुल ऑथेंटिक पुस्तकों का सहारा लेकर मैं ये पॉइंट करा रही हूँ, और इनसे बाहर परीक्षा में आपसे नहीं पूछा जाएगा। जितनी भी रचनाएं पूछी जाएगी इन्हीं में से पूछ ली जाएगी और इन्हीं के अंदर से तथ्य पूछे जाएंगे। और हमें अपनी तैयारी को ईमानदारी के साथ करते हुए आगे बढ़ना है। आप मेरे द्वारा समझाई हुई चीज़ें आपको समझ आ रही हो, लाभ हो रहा है, तो आप वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों के साथ शेयर करना। चैनल पर पहली बार तो आप लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। अधिक तो मैं आपको क्या कहूँ, पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू।